हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वन डे एग्ज़ाम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं दीर्घा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सीटेट की परीक्षा में काफ़ी कम समय बचा हुआ है, तो उसके लिए हम यहाँ पर आज पहले हम बाल विकास के 10 क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद बाकी के जो 15 क्वेश्चन होंगे वो आपके EVS के क्वेश्चन होंगे। तो आज की क्लास जो है आपकी बहुत ही अच्छी होने वाली क्लास होगी, ताकि इस क्लास में आप सभी को वो सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपके आने वाले सीटेट की परीक्षा में पूछे जाते हैं। हर बार काफ़ी सारे शिफ्ट में पूछा गया है, तो इसी के बेसिस पे आज की ये आपकी क्लास होगी। इसी के साथ आपके जो 28 और 29 दिसंबर को जो 2022 में आपका एग्ज़ाम हुआ है, उससे रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इसके अंदर रखे गए हैं। तो आज का सेशन ये बहुत ही अच्छा होने वाला है, और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देंगे, ताकि आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी साथी जुड़े हैं वो जल्दी से एक बार क्लास को लाइक करके लोगों तक शेयर कर देंगे, ताकि और भी बच्चे जो है वो आपके साथ जल्दी से जुड़े, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और देखते हैं पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है यहाँ पर। तो देखिए, आपका CDP का पहला क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णतः है अनुवांशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। विकल्प दे रखे हैं: शैक्षणिक सफलता, शिक्षा में रुचि, आँखों का रंग, मित्रों का चयन। अब देखिए, यहाँ पर आप सभी लोगों को कोड में आंसर देना होगा। कोई भी इस तरफ से आंसर नहीं देगा, ठीक है। कोई भी यहाँ से आंसर नहीं करेगा, सभी लोग कोड से आंसर देंगे इस बार, ठीक है। आप सभी को पता है कि सीटेट ने अपने क्वेश्चन पेपर में मॉडिफाई किया हुआ है, जो कि विकल्पों को लेकर के है, तो इसलिए हमें कोड में आंसर करना है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा आंसर क्या बनेगा, ये बन जाएगा तीसरा वाला, यानी कि आँखों का रंग। और हमें कोट में आंसर देना है, जो कि हमारा तीसरा पहले नंबर पर दिया गया है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक प्रणाली अत्यधिक दृष्टिबाधित से जूझते हुए विद्यार्थियों के समावेशन हेतु प्रभावशाली नहीं है, ठीक है। विकल्प क्या दे रखे गए हैं यहाँ पर: त्रिआयामी नक्शे और चार्ट। दूसरा कह रहा है कि ऐसी किताबें और बोर्ड जिनको छुआ या महसूस किया जा सकता है, प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से बोलना व पढ़ाना, दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण देने के लिए कंप्यूटर का उपयोग, ठीक है। अब जल्दी से आंसर करना है सभी लोगों को। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या बनेगा हमारा। तो देखिए, यहाँ पर बात किसकी की गई है, दृष्टिबाधित बालकों की। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि दृष्टिबाधितों को लेकर के आपका 1 से 2 क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक है। तो आप सभी लोग दृष्टिबाधित के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा था, समावेशन हेतु प्रभावशाली नहीं है। तो नहीं क्या चीज़ होगा, वो होगा दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण देने के लिए कंप्यूटर का उपयोग। क्योंकि दृष्टिबाधित बालक हैं, वो कभी आपका कंप्यूटर वगैरह पे काम नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि जब उन्हें देखने में दिक्कत होती है तो वो इन चीज़ों पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, ये 4th वाला बन जाएगा, जो कि पहले नंबर पर दिया गया है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है हमसे। शिक्षकों को बच्चे के मूल्यांकन का विवरण उनके अभिभावकों को देना चाहिए, जिससे क्या हो सके। कह रहा है कि अभिभावकों की अपने बच्चों के सीखने क्या और कैसे के बारे में समझ बन सके, अभिभावकों को अपने बच्चे की पहचान कर उसे ढंग से नामांकित कर पाएं, यानी कि बच्चा बुद्धिमान है या फिर मंद बुद्धि है ना। तीसरा कह रहा है कि अभिभावक जान पाए कि उनका बच्चा क्या नहीं कर सकता है, अभिभावक अपने बच्चे की तुलना कक्षा के बाकी बच्चों से कर पाएं। अब आपको यहाँ पर बताना क्या है कि जो शिक्षक होंगे वो बच्चों के मूल्यांकन का विवरण उनके अभिभावकों को कैसे देंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमारा आंसर क्या बनेगा, ये बन जाएगा पहला वाला, ठीक है। अभिभावकों को अपने बच्चों के सीखने, यानी कि बच्चा कैसे सीख सकता है, किन कारणों से सीख सकता है और उन चीज़ों को कैसे सीख सकता है, तो इसके बारे में जब बच्चे के अंदर कंसेप्ट बनेगा तब वो चीज़ों को सीख पाएगा, है ना। तो आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। बच्चे प्रमुखतः कैसे सोचते व सीखते हैं। विकल्प दे रखा है: उत्तेजना प्रक्रिया संघों का गठन करके, सूचना के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में, संसार में स्वयं क्रियाएं करके जिनमें सामाजिक अंतः क्रियाएं शामिल हैं, सजा के डर के कारण। अब आप लोगों को बताना है कि बच्चे जो है वो मोस्टली किस तरह से
चीज़ों को सीखते और सोचते हैं। आंसर करेंगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। इसी के साथ जल्दी से सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बनेगा, ये बन जाएगा तीसरा वाला, यानी कि संसार में स्वयं क्रियाएं करके, जिनमें जो बच्चा जो है वो सामाजिक अंतः क्रियाएं शामिल करके, है ना। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, ये तीसरा वाला बन जाएगा, जो कि हमें कोर्ट में अपना आंसर देना था वो यहाँ पर दे रखा गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। जीन पियाजे अपनी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश कैसे बताते हैं। वहाँ पर कह रहे हैं कि उद्दीपक अनुक्रिया संबंध, मनोवैज्ञानिक उपकरणों, विकास का समीपस्थ क्षेत्र या फिर स्कीमा। हमें आंसर किसके बारे में करना है, जीन पियाजे के बारे में। जिसने भी जीन पियाजे के बारे में पढ़ रखा होगा वो ही इस क्वेश्चन का आंसर सही दे पाएंगे, है ना। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, ये बन जाएगा फोर्थ वाला। ठीक है, स्कीमा, जो कि कोट में हमारा पहले नंबर पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। कह रहा है कि अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, अध्यापक के पक्ष पर असफलता, योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। यहाँ पर हमारा आंसर क्या बनेगा, ये बन जाएगा अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। ठीक है, अधिगम की प्रक्रिया में बाधा कभी भी नहीं बनेगी, अध्यापक के पक्ष पर असफलता भी कभी नहीं होगी, और योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड भी नहीं होगा। आंसर हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर दूसरा वाला बन जाएगा। ठीक है, जो कि हमारा सीरियल से पहले नंबर पर दिया गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में क्या होता है। कह रहे कि बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बच्चे की कोई भूमिका नहीं होती है, बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर होते हैं, बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। तो देखिए यहाँ पर किसकी बात की गई है, अधिगम यानी कि सीखने के बारे में जो संरचनात्मक विचार या सुझाव होते हैं, वो ज्ञान की रचना बच्चे कैसे करते हैं। तो आप सभी को पता है कि बच्चे जो होते हैं वो नॉलेज बिल्डर होते हैं, यानी कि बच्चे जो होंगे वो सक्रिय भूमिका निभाएंगे, तभी चीज़ों को जो है वो अपने ज्ञान की संरचना कर पाएंगे, है ना। तो हमारा पहला वाला पॉजिटिव दे रखा है, बाकी बच्चे की कोई भूमिका नहीं होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको पता है कि बच्चे जो होते हैं वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, उन्हें सब कुछ सीखने की चाह होती है ना। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर उनका कोई भी रोल प्ले नहीं होता है। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, ऐसा भी नहीं है। बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, ये पहला वाला बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों का उदाहरण सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को सुनिश्चित करना चाहिए। क्या चीज़ शिक्षकों को सुनिश्चित करनी चाहिए। कह रहे कि स्कूल आने में उनकी रुचि कम ना हो, गैर संदर्भित पाठ्यचर्या का पालन हो, वे घर पर ट्यूशन लें, उन्हें स्मरण आधारित बहुत सारे कार्यपत्रक दिए जाएं। बताएंगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। तो देखिए यहाँ पर हमारा आंसर क्या बनेगा। कह रहे हैं कि स्कूल आने में उनकी रुचि कम ना हो। ये बात तो बिल्कुल सही है। जो आपके सामाजिक आर्थिक रूप से जो वंचित बालक होते हैं या कोई छात्र होते हैं, अगर हम उनका उदाहरण लेते हैं तो उन्हें सुनिश्चित करने के लिए उन्हें स्कूल में आने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि उनकी रुचि जो है वो स्कूल जाने के प्रति कम ना हो कभी, है ना। तो आंसर हमारा पहला वाला भी हमें पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन हम आगे देख लेंगे। गैर संदर्भित पाठ्यचर्या का पालन, आप सभी को पता है गैर संदर्भित यानी कि बिना संदर्भ के कोई पाठ्यचर्या का पालन करेंगे आप सभी लोग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हमारा आंसर नहीं बनेगा। वे घर पर ट्यूशन ले, ये गलत बात है। उन्हें स्मरण आधारित बहुत सारे कार्यपत्रक दिए जाएं, ये भी गलत है। आंसर क्या बनेगा हमारा, ये बन जाएगा पहला वाला, जो कि हमारा लास्ट में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निजी संवाद है।
कह रहे हैं कि बच्चों में क्रियाकलापों और व्यवहार का अवरोधक है, जटिल कार्य करते समय बच्चे को उनके व्यवहार संचालन में सहायता देता है, बच्चे की आत्मकेंद्रियता का केंद्रीयता द्योतक है, संकेत देता है कि संज्ञान कभी भी आंतरिक नहीं होता है। अब आप सभी को वाइगोत्स्की के बारे में पता ही होगा, तो उनका जो सिद्धांत था वो था सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। उनके अनुसार जो प्राइवेट स्पीच थी उसे क्या कहा गया है? तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया था कि जब बच्चे कोई भी कठिन कार्य करते हैं तो उनके व्यवहार में जो संचालन होगा वो उसकी सहायता करेंगे। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या बनेगा? ये दूसरा वाला बन जाएगा, जो कि सीरियल से हमारा दूसरे नंबर पर दिया भी गया है ना। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा CDP का लास्ट क्वेश्चन होगा। कह रहा है कि बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? विकल्प क्या दे रखे हैं? धर्म, समुदाय, स्कूल या फिर परिवार। आंसर करेंगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। और आप सभी को पता है इससे आपका एक क्वेश्चन जरूर बनता है हर शिफ्ट में, ठीक है। तो ये मान लीजिए एक तरह से आप लोगों का फ्री नंबर है, जो कि आप सभी लोगों को पता भी होगा, है ना। तो यहाँ पर जो बच्चे का प्राथमिक समाजीकरण होता है वो होता है उसके परिवार के द्वारा, ठीक है। आंसर क्या बनेगा यहाँ पर हमारा? वो बन जाएगा चौथा वाला, जो कि सीरियल से हमारा तीसरे नंबर पर दिया गया है, ठीक है। इसी के साथ अगर हम सेकेंडरी की बात करते हैं तो आप सभी को पता है कि सेकेंडरी जो होता है वो हमारा स्कूल या फिर कॉलेज होता है ना। अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके पर्यावरण अध्ययन यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के क्वेश्चंस, जो कि आने वाले सीटेट के एग्जाम के लिए आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि आपके हर बार ये सीटेट में रिपीट किए गए क्वेश्चंस है, ठीक है। तो इसी के साथ सभी लोग एक बार क्लास को जल्दी से शेयर करेंगे और जल्दी से अंगूठा भी चिपका देंगे क्लास पे, है ना। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तरुण संघ नामक समूह संबंधित है किससे? पुरानी झील पुनर्निर्मित करने से, स्कूलों में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाने में, विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सीखने में मदद करने से, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं चलवाने से। सभी लोग आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए कि जो तरुण संघ है वो किससे संबंधित है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बनेगा? ये बन जाएगा पुरानी झील पुनर्निर्मित करने से, ठीक है, जो कि हमारा कोट में लास्ट नंबर पर दिया गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? विकल्प क्या दे रखे हैं? अमृता देवी बिश्नोई, मेधा पाटेकर, सुंदरलाल बहुगुणा, A.K. बनर्जी। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या बनेगा? ये बन जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, जो कि हमारा यहाँ पर दिया गया है सीरियल से पहले नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलबरूनी जिस देश से आया उसका नाम है? विकल्प दे रखा है ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और उज्बेकिस्तान। आंसर करेंगे सभी लोग कि जो आपका अलबरूनी था ये किस देश से आया था? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बनेगा सही? ये बन जाएगा चौथा वाला, यानी कि जो अलबरूनी था ये उज्बेकिस्तान से आया था। आंसर कहाँ बनेगा हमारा? सीरियल से दूसरे नंबर पर, ठीक है। आई होप आप लोगों को कोर्ट में आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं होती होगी, क्योंकि आप सभी को पता है जैसे हमारा यहाँ पर सीरियल में 1 2 3 4 करके दिया रहता है। अगर हमारा तीसरे नंबर पर अगर हमें आंसर मिलेगा तो हमें कोर्ट की तरफ तीसरे आंसर में देना पड़ेगा। अगर चौथे नंबर पर मिलता है तो हमें कोर्ट की तरफ चौथे आंसर को देख करके वहाँ पर टिक करना है ना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है? उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। विकल्प क्या दे रखे हैं? कोयला, पेट्रोल, ग्रीस, पैराफिन, मोम। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बनेगा? अन्य से जो भिन्न होगा आपका वो है पेट्रोल, है ना। तो आंसर हमारा क्या बनेगा? यहाँ पर दूसरा वाला सही हो जाएगा, जो कि सीरियल से हमें दूसरे नंबर पर दिया भी गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है? मधुबनी चित्र को बनाने के लिए चित्रकार द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। विकल्प क्या दिए गए यहाँ पर? अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट, सोना चांदी को घोलकर बनाए गए पेंट, विशेष प्रकार के बने पोस्टर रंग,
या फिर पिसे हुए चावल के रंगीन घोल। आंसर करेंगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं मधुबनी चित्रकारी के बारे में, तो आप सभी को पता है ये जो आपकी मधुबनी चित्रकारी है ये कहाँ की है, तो ये है आपकी बिहार की पेंटिंग, है ना। इसी के साथ हमें बिहार के बारे में और क्या याद रखना है, तो हमें बिहार के बारे में ये याद रखना है कि वहाँ पर जो मधुमक्खी पालन का समय होता है वो कब से कब तक होता है, तो ये होता है अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के बीच में। इसी के साथ जो फरवरी में आपका वहाँ पर जो है वो लीची के फूल सबसे ज़्यादा खिलते हैं, तभी वहाँ पर जो है मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया वहाँ पर शुरू की जाती है ना। तो अगर हम यहाँ इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर हमारा क्या बनेगा, 4th वाला बन जाएगा, यानी कि पिसे हुए चावल के रंगीन घोल। इसी के साथ नील का भी यूज़ किया जाता है, फूलों का कलर भी उसके अंदर यूज़ किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मधुबनी पेंटिंग के अंदर यूज़ की जाती हैं, ठीक है। और इसके अंदर अगर हम बात करते हैं चित्र कौन कौन से बनाए जाते हैं, तो आपको कोई जानवर हो गया, या फिर कोई पक्षी हो गया, या फिर कोई मनुष्य हो गया, या फिर कोई फूल पत्ती हो गई, उसकी डिज़ाइन हो गई, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर बनाई जाती हैं। आंसर क्या बनेगा यहाँ पर हमारा, 4th वाला बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। टूटता तारा, यानी कि जिसे हम लोग उल्का कहते हैं, ये क्या होता है। एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है। उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। एक समान गति से चलने वाला तारा है, या फिर एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है। तो देखिए, जो आपके उल्का पिंड होते हैं ये जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं ना, तो जैसे ही ये उसके अंदर प्रवेश करते हैं वैसे ही इनके अंदर जो है वो आग पकड़ लेता है और ये वहीं पर जल करके समाप्त हो जाते हैं ना। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, ये दूसरा वाला बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, टाइगर प्रोजेक्ट से संबंधित नहीं है। विकल्प क्या दे रखे हैं, सरिस्का, इंद्रावती, चंबल या फिर सुंदरवन। अब आप सभी लोगों को बताना है कि जो आपका टाइगर प्रोजेक्ट आया था उसके अंदर कौन सा उद्यान शामिल नहीं हुआ था। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, ये बन जाएगा सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, है ना, जो कि हमारा यहाँ पर हमें आंसर करना है अपने कूट में। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ आप सभी लोग क्लास को लाइक कर दिया करिए। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देंगे, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। और आप सभी को पता है कि नेशनल पार्क से भी आपका एक क्वेश्चन जरूर बनता है। विकल्प दे रखा है पश्चिम बंगाल में, असम में, मेघालय में या फिर उत्तराखंड में। सभी लोग आंसर करेंगे जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बनेगा, ये जो आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है ये स्थित है असम में, है ना। तो आंसर हमारा कहाँ पर बन जाएगा, ये यहाँ पर बन जाएगा लास्ट में, ठीक। इसी के साथ उत्तराखंड में आपको क्या याद रखना है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इस बार जो है वो 28 दिसंबर का जो आपका पेपर था उसके अंदर जो है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में आपसे पूछा गया था, है ना। वर्तमान में इसका नाम जो है बदल करके अब रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, लेकिन इससे आपका क्वेश्चन नहीं बना था, है ना, वो जिम कॉर्बेट दे करके ही वहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, ओजोन की परत कम हो रही है किस लिए। कह रहा है कि जंगलों की अत्यधिक कटाई हो रही है, औद्योगिक इकाइयाँ बहुत बन रही हैं, मोटर वाहनों का अत्यधिक उपयोग हो रहा है, फ्लोरीन और क्लोरीन युक्त मानव निर्मित यौगिकों का अधिक उपयोग हो रहा है। अब आप सभी लोगों को बताना है क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या बनेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बनेगा, ये चौथा वाला हो जाएगा, है ना, जो कि हमें लास्ट में दिया भी गया है एकदम। अगला है, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को डैश यानी कि किस में देख पाते हैं। केवल काली और सफ़ेद ही देखते हैं, हर रंग में देख सकते हैं, केवल लाल रंग में देख सकते हैं या फिर केवल हरे रंग में देख सकते हैं। आंसर करेंगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर 10 के लिए कि आपके जितने भी रात में जगने वाले जानवर हो या फिर आपका कोई भी पक्षी हो, ये जो चीज़ें होती हैं उनको किस रंग में देखते हैं।
तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, ये बन जाएगा पहला वाला, जो कि हमारा कोट में तीसरे नंबर पर दिया गया है ना। क्वेश्चन नंबर 11 आइए देखिए क्या कह रहा है कि भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं। विकल्प दे रखा है, ठंडे रेगिस्तान में हवा बहुत कम होती है, ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर हैं, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, ठंडे रेगिस्तान में गर्म गर्मियां और बेहद ठंडी सर्दियां होती हैं। आंसर करेंगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, और एक बार जल्दी से क्लास को लाइक करके शेयर भी करेंगे, और भी बच्चे आप सभी लोगों के साथ जुड़े हैं ना। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बनेगा, ये बन जाएगा सी वाला है ना। जो आपके भारत में जितने भी ठंडे रेगिस्तान होते हैं ये मानसून से इसलिए प्रभावित नहीं होते हैं क्योंकि ये जितने भी क्षेत्र होते हैं ये सभी आपके हिमालय की जो वृष्टि छाया यानी कि जो हिमालय की छाया होती है उनसे बचे रहते हैं, क्योंकि मानसून जो आपका आता है वो हिमालय से टकरा करके वापस लौट जाता है ना, इसलिए जो आपके रेगिस्तान वगैरह होते हैं इनको कोई क्षति नहीं पहुँचती है। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, ये तीसरा वाला बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रकृति किसके कारण है। विकल्प दे रखा, पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षा, सीखने के लिए स्कूल घर और समुदाय की भागीदारी, गतिविधि आधारित शिक्षण, रटकर सीखना। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा आंसर क्या बनेगा, पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षा। ये तो आप सभी लोगों को पता है कि जो बाल केंद्रित प्रकृति होती है उसके अंदर पाठ्य पुस्तक की शिक्षा जरूरी नहीं होती है, क्योंकि बच्चे को बाहरी जीवन से जोड़ करके चीज़ों को सिखाना पड़ता है ना। तो ये तो गलत हो जाएगा। सीखने के लिए स्कूल घर और समुदाय की भागीदारी, जैसा कि मैंने आपको बताया, यानी कि ये पॉइंट हमारा पॉजिटिव दे रखा है। अगला कह रहे हैं कि गतिविधि आधारित शिक्षण, ये बात भी एकदम सही, यानी कि ये पॉइंट भी हमारा पॉजिटिव है। डी कह रहा है कि रटकर सीखना, ये बात गलत है। आप सभी को पता है कि हमें कभी भी रोट लर्निंग पे फोकस नहीं करना है। तो आंसर हमारा क्या बनेगा यहाँ पर, बी और सी वाला बन जाएगा, जो कि हमारा पहले में दिया गया है ना। यहाँ पर मिस प्रिंट हो गई थी, ए लिख गया था गलती से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है कि मिजोरम के निकटवर्ती 3 राज्य कौन से हैं। विकल्प दे रखा है, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम और त्रिपुरा, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। आंसर करेंगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या बनेगा, ये बन जाएगा दूसरा वाला है ना। मिजोरम के जो निकटवर्ती 3 राज्य हैं वो हैं असम, त्रिपुरा और मणिपुर। और आप सभी लोगों को पता है निकटवर्ती राज्यों से भी आपका एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछता है, तो आप सभी लोग मैप को भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ करके जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, विशेष सभा में लॉटरी पद्धति से तय किया जाता है कि इस परिवार को इस साल खेती की कितनी जमीन मिलेगी। कहाँ पर ऐसा कहा गया है, झारखंड, मिजोरम, लद्दाख या फिर उड़ीसा में। आंसर करेंगे सभी लोग। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा मिजोरम में है ना, दूसरा वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कौन सा पक्षी पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाकर अपने अंडे देता है। विकल्प क्या दे रखे यहाँ पर, कौवा, फाख्ता, मैना और मोर। आंसर करेंगे सभी लोग। तो यहाँ पर सही आंसर क्या बनेगा, जो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाकर अपने अंडे देता है वो है आपका कौवा, ठीक है, जो कि हमारा कोड में तीसरे नंबर पर दिया गया है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं फाख्ता के बारे में, तो आप सभी लोगों को पता है जो फाख्ता पक्षी होता है ये कैक्टस पौधे के बीच में अपना घोंसला बना करके वहाँ पर अंडे देता है। अगर हम बात करते हैं मैना के बारे में, तो मैना जो होती है ये झटके से अपनी गर्दन को जो है वो आगे पीछे करती है ना, क्या करती है, झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। इसी के बाद अगर हम मोर के बारे में बात करते हैं, तो मोर जो होता है ये इसकी दुम पर जो है वो पैसा होता है। आप सभी लोगों ने मोर को देखा भी होगा, उसके अंदर कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बना होता है।
तो मोर से जो है वो इस बार आपका 28 दिसंबर को आई थिंक क्वेश्चन पूछा गया था पर्यावरण में, तो आप लोग मोर से भी जो है वो क्वेश्चन बनता है, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। कैसी लगी आप सभी लोगों को ये क्लास, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अगर आपको कहीं पे डाउट होता है या फिर मेरे से कोई मिस्टेक हो जाती है किसी क्वेश्चन में, तो वो भी आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दिया करिए, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं क्लास ज़रूर पसंद आई होगी। क्लास को बिना लाइक किए हुए नहीं जाएगा कोई भी। जो भी साथी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देंगे, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप सभी लोग जो है वो टाइम से क्लास में आ जाया करिए, ठीक है। ये जो आपकी क्लास होती है ईवीएस की डेली 11 AM पे होती है, इसलिए आप सभी लोग जो है टाइम से आ जाया करिए, है ना। तो चलिए क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। धन्यवाद।